नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शुरू शिक्षा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला पार्ट अपन पढ़ते हैं। आज अपन जानेंगे कि सबस्ट्रेट और रिजेंट क्या होता है, इसके बारे में अपन जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जनरली जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं उसके अंदर आयंस जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, आयंस भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि जो जनरली है जो पोलराइजेशन की प्रक्रिया जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत कम पाई जाती है। जनरली आयंस भाग नहीं लेते हैं, उसकी जगह आयंस में डिवाइड होने की जगह पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो ऑर्गेनिक रिएक्शन में भाग लेता है। तो आप ध्यान रखिए कि इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस जनरली ions do not participate नहीं होते हैं। only molecules participate in ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये आपको याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना है कि आप कंपैरिजन करो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर। तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन जितनी भी होती हैं उन सब के अंदर आयंस भाग लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शन में जनरली जो है वो आयंस भाग नहीं लेते हैं, और उसकी जगह जो पूरा मॉलिक्यूल है वही जो है ऑर्गेनिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब अपने को ये जानना है कि ये सबस्ट्रेट और रीजेंट क्या होते हैं। जैसा मैंने पिछली क्लासों के अंदर भी बताया है, इसका बहुत इजी सा पार्ट है कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट के अंदर कोई न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट के अंदर कोई भी न्यू बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तभी तो कोई प्रोडक्ट बनेगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब न्यू बॉन्ड बनेगा तभी तो कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो न्यू बॉन्ड के अंदर जो कार्बन की सप्लाई करता है उसको हमेशा आप काउंट करोगे एज सबस्ट्रेट। न्यू बॉन्ड के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर जो न्यू बॉन्ड बनेगा, उस न्यू बॉन्ड के अंदर जो कार्बन की सप्लाई करे, कार्बन की श्रृंखला जो प्रदान करे, उसको अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट। और रिमेनिंग जो भी पार्ट है, रिमेनिंग जो कंपाउंड है, उसको अपन क्या नाम देंगे? और रीजेंट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये दो प्रकार के रिएक्टेंट हैं। जो न्यू बॉन्ड के अंदर कार्बन की सप्लाई करता है वो सबस्ट्रेट कहलाता है, और रिमेनिंग जो भी पार्ट रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रीजेंट बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन जो है वो ब्रोमीन के साथ हो रही है, तो प्रोडक्ट आपका क्या बना है? CH2Br CH2Br। अब देखो न्यू बॉन्ड किस किस के मध्य बना है? C और Br के मध्य। ये क्या है? आपका न्यू बॉन्ड है। ये आपका क्या है? न्यू बॉन्ड है। तो ये न्यू बॉन्ड किसने दिया? इस न्यू बॉन्ड में कार्बन की सप्लाई किसने दी? कार्बन की सप्लाई इसने दी। तो इससे अपन सबस्ट्रेट कहेंगे। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। और रिमेनिंग पार्ट जो है वो आपका क्या कहलाता है? रिएजेंट कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। आपको समझ में आ गया कि न्यू बॉन्ड के अंदर जो कार्बन सप्लाई करेगा वह तो सबस्ट्रेट है, और रिमेनिंग जो एटम है ये किसने कार्बन की सप्लाई कर दी, तो बच गया कौन सा? ये आपका रिजेंट होगा। अब देखिए आगे के पॉइंट में अपन चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए। आगे का पॉइंट देखिए, कोई भी रिजेंट मतलब अटैकिंग पार्ट कौन सा होगा? रीजेंट हो गया। और रीजेंट जो है वो सबस्ट्रेट के कौन से पार्ट पर अटैक करेगा? तो सबस्ट्रेट का जो रिएक्टिव पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा एक्टिव पॉइंट है, उस पार्ट पर जो है वो सबसे ज्यादा जो एक्टिव पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील भाग होता है, उस पर रिजेंट का अटैक होता है। क्योंकि जितना ज्यादा क्रियाशील भाग होगा, एक्टिव भाग होगा, वो उतना ही अस्थायी होगा,
और जितना ज़्यादा अस्थायी होता है, जितना ज़्यादा अनस्टेबल होता है, वो रिएक्शन में उतना ही ज़्यादा भाग लेता है। तो रीजेंट को तो क्या करना, अटैक करना है। तो अटैक कहाँ करेगा, सबसे ज़्यादा एक्टिव पॉइंट होता है सबस्ट्रेट का, उस पर अटैक करता है। तो आप याद रखिए, रिएक्टेंट रीजेंट always attack on active point of सबस्ट्रेट का जो सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट होता है, एक्टिव पॉइंट होता है, उस पर अटैक करता है। अब देखिए अटैक करने वाला कौन है साहब, रीजेंट है, ठीक है। अब कौन सा रीजेंट जो है वो कौन से एक्टिव पार्ट पर करेगा अटैक, कौन से पार्ट पे करेगा, इसको भी आपको समझना है। मान लो ये जो अटैक करने वाले रीजेंट हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो न्यूक्लियोफाइल, एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जो रीजेंट अटैक करते हैं वो या तो न्यूक्लियोफाइल होगा, या न्यूक्लियोफिलिक भी बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रोफिलिक होगा, या इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, जिस रीजेंट के पास इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में हो, जो इलेक्ट्रॉन से रिच हो, तो ये कौन सा पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट होता है, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, ये होगा डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात अगर अटैक करने वाले पार्ट के पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, और अटैक करने वाले पार्ट के पास में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। अधिकता हो तो न्यूक्लियोफाइल, और कमी हो, डेफिशिएंट हो, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप इनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ऐसे कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसके पास होती है, नेगेटिव पॉइंट, एनाइन के पास, नेगेटिव चार्ज के पास, किसके पास मिलेगी, कोई भी नेगेटिव चार्ज, जैसे कि OH माइनस, आपका Cn माइनस, आपका R3C माइनस, ये है कार्ब एनाइड, ये साइनाइड, और ये हाइड्रोक्सी, नेगेटिव चार्ज वाले, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये अटैक कहाँ पर करेंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो अपन आगे देखते हैं। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। न्यूट्रल पार्ट कौन, ये तो नेगेटिव चार्ज हो गया, तो न्यूट्रल ऐसे कौन कौन से हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक के रूप में काम करते हैं। न्यूट्रल कौन से होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि जल, इसके अंदर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, आपका जल हो सकता है, आपका R3N हो सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन धनी होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो वो सारे के सारे किस में आते हैं, न्यूक्लियोफिलिक में आते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी तो एक आपका कार्बोधनाइन, जहाँ C+ आ जाए वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो कार्बोधनाइन होता है। कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, मिथाइल कार्बोधनाइन या इथाइल कार्बोकेटाइन, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अटैक करने वाले रीजेंट की प्रकृति समझना बहुत जरूरी है, नेचर समझना बहुत जरूरी है। अगर अटैक करने वाला रीजेंट इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसे न्यूक्लियोफिलिक कहा जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं न्यूक्लियोफिलिक के, नेगेटिव चार्ज वाले, जैसे OH माइनस, Cn माइनस, R3C माइनस। न्यूट्रल कौन कौन से हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हुए हों, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और अटैक करने वाले पार्ट के पास में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, अर्थात इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले, जैसे कार्बन, पॉजिटिव चार्ज जितने भी हैं पॉजिटिव चार्ज, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अटैक करने वाले रीजेंट के बारे में। अब देखो ये रीजेंट अटैक कहाँ करेंगे, अब आपको ये भी तो समझना पड़ेगा कि अटैक कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। अगर रीजेंट न्यूक्लियोफिलिक हो, अगर रीजेंट न्यूक्लियोफिलिक हो, अगर जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, तो ये सबस्ट्रेट के कौन से पार्ट पर अटैक करेगा, कौन से एक्टिव पॉइंट पर अटैक करेगा,
जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि ये अधिकता है तो आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो कौन से पार्ट पर अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक्टिव पॉइंट पर अटैक करता है। एक्टिव पॉइंट, ये एक्टिव पॉइंट किसका है? सबस्ट्रेट का। किसका है? सबस्ट्रेट का। तो ये सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट पर अटैक करेगा। लेकिन अगर अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये कहां पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच एक्टिव पॉइंट ऑफ सबस्ट्रेट। रिएक्शन मैकेनिज्म में ये बेसिक कंसेप्ट है कि कौन कहां पर अटैक करेगा। अटैक करने वाला रीजेंट दो प्रकार का है, एक न्यूक्लियोफिलिक और एक इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक कहाँ अटैक करेगा? उसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन की उसको कमी दिखाई देगी, कमी वाले भाग पर अटैक करेगा। ठीक है, अगर वो अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पर उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, साथ इलेक्ट्रॉन रिच एक्टिव पॉइंट पर जो है अटैक करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, आगे आपके रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत काम आएंगे। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अपन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या डिस्प्लेसमेंट होता है, वो उसको किससे प्रदर्शित करते हैं और कैसे प्रदर्शित करते हैं? देखिए, उसको हमेशा कार्वर्ड एरो से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को जो है एक कार्वर्ड एरो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये कौन सा होता है? कार्व्ड एरो। इसके द्वारा इसको डिस्प्लेसमेंट को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंदर जहां से स्टार्ट होता है, ये पार्ट स्टार्टिंग वाला एरो का, ये स्टार्टिंग पॉइंट, और ये इसका एरो का एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से स्टार्ट करोगे? जहां से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है। ये हिस्सा जहां पर भी आए समझ लो कि वहां से इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर करना है, उस स्थान का इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर करना है। और जहां पर ये एंडिंग पॉइंट, ये एरो का निशान आए, इसका मतलब है उस एटम पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होना है। एरो के द्वारा जो है डिस्प्लेसमेंट प्रदर्शित किया जाता है। एरो का स्टार्टिंग पॉइंट ये चीज प्रदर्शित करता है, ये डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन आपको कहां से, फ्रॉम वेयर कहां से आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है। और ये एंडिंग पॉइंट आपको ये प्रदर्शित करना है टू विच एटम, आपको कौन से एटम पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर करना है। ये आपको एरो का ध्यान रखना है। आप समझ भी सकते हो, जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। ये देखो, अब की बार मैं एरो ऐसे लगाता हूं, ठीक है। अब देखो, ये क्या है? पाई बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है। ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, मैंने कई बार बताया, डबल बॉन्ड के अंदर ये आपका सिग्मा और ये पाई बॉन्ड होता है। कोई सा भी एक सिग्मा एक पाई होता है, तो ऊपर वाला मैंने पाई मान लिया, नीचे वाला सिग्मा मान लिया। तो यहां पर देखो, पाई बॉन्ड ट्रांसफर किसको करोगे? पाई बॉन्ड को। तो स्टार्टिंग पॉइंट है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है कहां पर? एडजेस्टेंट, मतलब पड़ोस वाले दूसरे किसी बॉन्ड पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहां से हो रहा है? फ्रॉम पाई इलेक्ट्रॉन टू नजदीक वाला एडजेसेंट बॉन्ड। ट्रांसफर कहां से हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से, या पाई बॉन्ड लिख सकते हो, पाई बॉन्ड टू नियर बाई बॉन्ड के पास। इस एरो का मतलब समझ गए? अगर मैं एरो ऐसे प्रदर्शित करूं, ये लॉन्ग पेन, ये अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रदर्शित करूं एरो, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? फ्रॉम कहां से शुरू हो रहा है? पाई बॉन्ड से। स्टार्टिंग वाला पॉइंट कहां पर है? पाई बॉन्ड से स्टार्ट हो रहा है, और कहां जा रहा है? नियर वाले एटम पर, टू नियर एटम या एडजेसेंट
एटम को ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैं ऐसे प्रदर्शित करूं कि अभी यहां पर, यहां से यहां, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से ट्रांसफर हो रहे हैं, एटम से, फ्रॉम एटम टू नियर बॉन्ड, बॉन्ड। तो इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जब आप एरो का उपयोग करते हो तो एरो का स्टार्टिंग पॉइंट आपको ये बताता है कि आप कहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो, जबकि लास्ट वाला पॉइंट, एंडिंग वाला पॉइंट आपको ये बताता है कि आपको जो है कहां पर जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपको ट्रांसफर करना है। ये सब के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं एग्जाम्पल मैंने दिए, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना हो, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंगल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इसमें तो इलेक्ट्रॉन का, इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसप्लांट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन का अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करना हो तो आपको हाफ एरो से प्रदर्शित करना पड़ेगा। हाफ हेडेड एरो, ये हाफ हेड है, ये इधर वाला हाफ हेड। ये तो क्या है, इस एरो को क्या बोलते हैं, हाफ हेडेड एरो से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे फिश हुक भी कहा जाता है। तो अगर आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है पास वाले परमाणु को अगर ट्रांसफर करना हो तो इस प्रकार का एरो आपको उपयोग में लेना पड़ेगा, जैसे फिश हुड या हाफ हेडेड एरो भी कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको बता ही देता हूं। जैसे मान लो कि CH3, ऐसे प्रदर्शित कर देता हूं, H3C और Cl, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है। अब देखिए, मान लो एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मुझे इसको ट्रांसफर करना है, कार्बन को, तो सिंगल एरो से, इधर लिख देता हूं मैं, एग्जाम्पल जो है आपको इधर दे देता हूं। मान लो कि H3C और Cl, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है आपको यहां ट्रांसफर करना हो तो हाफ एरो, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करना हो तो ये हाफ एरो आ जाएगा, ठीक है। हाफ एरो का मतलब ही क्या होता है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को, तो आपकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ये फ्री रेडिकल बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर फुल एरो कहां में लेना है, ध्यान रखिए कहां से स्टार्ट होता है, जहां से स्टार्ट होता है वहां का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ट्रांसफर होता है अनदर एटम और अनदर बॉन्ड पे, और जहां पर हाफ एरो या हाफ हेडेड एरो या फिश हुक एरो प्रदर्शित कर रखा है वहां ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे का पॉइंट आता है कि जब इन इलेक्ट्रॉन को अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से कोवलेंट बॉन्ड पर क्या इफेक्ट आता है, इफेक्ट ऑन कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कोवलेंट बॉन्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन से आप इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक एटम से दूसरे एटम पर, या मान लो कि किसी कोवलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर करोगे, तो ट्रांसफर करने की वजह से जो है उस बॉन्ड के अंदर या तो परमानेंट पोलैरिटी आ जाती है या टेम्परेरी पोलैरिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि ये आपके सामने जो है एक बॉन्ड, में आपके सामने कोवलेंट बॉन्ड जो है वो शेयर कर रहा हूं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। ये ब्रोमाइड है आपका, देखिए क्या होता है। मान लो कि ये पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है मैंने इस पर ट्रांसफर कर दिए ब्रोमीन पे, तो इस कोवलेंट बॉन्ड पर क्या प्रभाव पड़ा, कोवलेंट बॉन्ड पर क्या प्रभाव पड़ा, देखो ये प्रभाव पड़ा, CH3 प्लस बन गया और Br माइनस हो गया,
Br माइनस हो गया। अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड में पोलराइजेशन, पोलर कैपेसिटी आ गई, ध्रुवीय गुण जो है इसके अंदर आ गया। अब ये जो पोलर कैपेसिटी है, जो पोलराइजेशन आया है, जो पोलर हुआ है बॉन्ड, ये दो प्रकार का हो सकता है, एक तो परमानेंट, एक आपका टेम्परेरी। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से सबसे पहले क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड में पोलराइजेशन शुरू हो गया। ये देखो ध्रुवीय हो गए, और ये पोलराइजेशन या तो परमानेंट हो सकता है कि परमानेंट प्लस और नेगेटिव के अंदर ही रहें, या टेम्परेरी हो सकता है कि कुछ समय के बाद में वापस नॉर्मल हो जाए। ठीक है, अगर परमानेंट है, इसकी वजह से कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं? एक तो इंडक्टिव इफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, एक आपका और रेजोनेंस पैदा होता है, और टेम्परेरी की वजह से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पैदा होता है। इन तीनों इफेक्ट को अपने को पढ़ना है, रिएक्शन मैकेनिज्म। इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट क्यों पैदा होता है? अगर परमानेंट पोलराइजेशन हो तो पैदा होता है, और अगर टेम्परेरी पोलराइजेशन हो तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पैदा होता है। इन तीनों इफेक्ट को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पोलराइजेशन हो जाता है, और वह पोलराइजेशन अगर परमानेंट है तो इस प्रभाव को, उस इफेक्ट को या तो इंडक्टिव बोलेंगे या रेजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे, और अगर टेम्परेरी है तो उस प्रभाव को अपन जो है क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। और इसमें अपन आज सबसे पहला इफेक्ट पढ़ेंगे, वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगला अपना पॉइंट होगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर? मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। एग्जाम्पल से अपन सारी चीज़ समझेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, या आपके सामने एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कौन सा है, पहले दे देता हूं मैं एग्जाम्पल। इसको बोलते हैं क्लोरो इथेन। अब देखिए, इन दोनों में पोलराइजेशन सबसे पहले शुरू होगा। इस कार्बन को मैंने नंबर 1 दे दिया, इस कार्बन को मैंने नंबर 2 दे दिया। ठीक है साहब, कोई बड़ी बात नहीं, नंबर दे दिया, इजी सी बात है। ठीक, अब इस बॉन्ड को मैं थोड़ा इधर बना लेता हूं, C और Cl। ठीक है साहब, इस बॉन्ड को मैंने इधर बना लिया। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है साहब, अब देखो, अब इस कोवेलेंट बॉन्ड के जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये इधर जाएंगे या इधर जाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्लोरीन पे जाएंगे या कार्बन पे जाएंगे? इट विल बी डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ये निर्धारण कौन करेगा? इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या पॉइंट आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी भी एटम की, इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करेगी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किधर जाना है, क्लोरीन पे जाना है या कार्बन पे जाना है। साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप जो है सविस्तार से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन आप इतना ही ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित, अट्रैक्टिव पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अर्थात किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता को, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इतना सा बस याद रखना है। और अपने को ये पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन की जो है वो कार्बन से क्या है, ज्यादा है। इतना तो अपन ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कार्बन की तुलना में अधिक है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सारे के सारे किधर ट्रांसफर होने, क्लोरीन की तरह ट्रांसफर हो। इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन और इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन की तुलना में
क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींच रहा है, क्लोरीन खींच रहा है और उसकी खींचने की कैपेसिटी भी ज़्यादा है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ज़्यादा किधर होगी? क्लोरीन की साइड में होंगी, क्लोरीन की साइड में होंगी। क्लोरीन की साइड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो इसको अपन बोलते हैं डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा का मतलब पार्शियल, तो ये हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गए, तो इसको पार्शियली नेगेटिव बोलते हैं। और इसका तो इलेक्ट्रॉन गया है बेचारे का, तो इसके पास क्या छोड़ के जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, वापिस यहां पर आ जाओ आप। इस महाभारत से आप क्या समझे? इस महाभारत से आपको यह समझ में आया कि इस पर तो पार्शियली नेगेटिव आया और इस पर पार्शियली पॉजिटिव आया। ठीक है साहब, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखो इस पर पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी क्या करेगा? इधर वाला जो कार्बन है इस बॉन्ड का, ये तो पहला बॉन्ड है, ये फर्स्ट बॉन्ड ए बो नाम दे दो इसको बॉन्ड बी नाम दे दो। तो ए बॉन्ड की तो कहानी अपन ने समझ ली। अब बी बॉन्ड की कहानी देखो, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास कोई चार्ज नहीं है साहब। तो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज जो है इस CH3 के कार्बन से इलेक्ट्रॉन को, अर्थात इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इसके पास पॉजिटिव है, ये खींच रहा है, तो फिर बेचारे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब आंशिक पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई कि इधर नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोराइड की ज़्यादा है, तो क्लोराइड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा किधर होगी? क्लोराइड की तरफ होगी, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव आ गया, जैसे डेल्टा से। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा नेगेटिव आ गया और इस पर पॉजिटिव आ गया। अब इसके पास पॉजिटिव है तो ये भी सोचेगा ना कि मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस बॉन्ड में तो इसका दादागिरी जो है वो नहीं चली, वो अटैक करेगा इस बॉन्ड पे। ठीक है, इस बॉन्ड पे बेचारा ये न्यूट्रल था, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींचने की कोशिश करेगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो डबल पार्शियल, मतलब यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसकी तुलना में इसमें कम होगा। आप ये भी लिख सकते हो कि डबल प्लस पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होता है सिंगल प्लस की तुलना में। इस पर चार्ज कम है, इस पर चार्ज ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर ही खींचे जाएंगे। ठीक है, अब देखो इस बॉन्ड की वजह से इस बॉन्ड में इंडक्शन हो गया, यही तो इंडक्टिव इफेक्ट है। इस बॉन्ड की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आए और इस बॉन्ड की वजह से इंडक्शन हो गया इस बॉन्ड में, और इस कार्बन पर भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज आ गए। इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत इजी है, किसी एक बॉन्ड की वजह से नियर बाय दूसरा बॉन्ड जो है उसके अंदर भी पोलराइजेशन या पार्शियली पोलराइजेशन की कैपेसिटी या गुण आ जाए तो उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब ये जो है ये आप जो है ये आपका, आप Cl को आप यूं भी बोल सकते हो कि ये सब्स्टिट्यूट है मेन कार्बन श्रृंखला से। ये मेन कार्बन की जो श्रृंखला है उससे कोई भी चीज जुड़ी होती है वो सब्स्टिट्यूट होती है, और ये सब्स्टिट्यूट की प्रकृति निर्धारित करती है कि इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बिल्कुल सही बात है, ये सब्स्टिट्यूट ही डिसाइड करता है कि इस कार्बन पर पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। बिल्कुल सही है। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, जैसे कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की तुलना में देने वाला हो तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव बढ़ेगा। आज समझ में आया? तो देखो सब्स्टिट्यूट दो प्रकार के हो सकते हैं। थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको। इंडक्टिव इफेक्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, उसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी एक बॉन्ड की वजह से नेक्स्ट वाले बॉन्ड के अंदर भी पोलराइजेशन या कैपेसिटी आ जाए तो उसे इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूट देखो आप, सब्स्टिट्यूट क्या जो है इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकता है।
जो रिच होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव, डेफिशिएंट नहीं बोलकर इसको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव और इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप कौन कौन से हैं साहब, ये आपके OH ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्सी ग्रुप है, आपका साइनो ग्रुप है, आपका नाइट्रो ग्रुप है, आपका COOH ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, आपका एस्टर ग्रुप है। ये सारे के सारे जो हैं वो इलेक्ट्रो अट्रैक्टिव अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले हैं, अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन है अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो ये सारे के सारे ग्रुप अगर यहाँ पर जुड़ते हैं, ये सारे के सारे ग्रुप जो है वो यहाँ पर जुड़ते हैं तो इस पर पॉजिटिव ही लेके आएंगे और इन पर नेगेटिव ही आएगा। इस और इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव कौन से होंगे, जितने भी एल्किल ग्रुप हैं, ठीक है। ये एल्किल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे नहीं, देंगे। तो वहाँ पर जो है जहाँ कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा था वहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है। इसके बारे में हल्का सा आपको समझना है कि कार्बन और किसी प्रतिस्थापी समूह के मध्य कोवलेंट बॉन्ड है और उस कोवलेंट बॉन्ड में के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पार्शियली चार्ज आता है और उस पार्शियली चार्ज की वजह से या पार्शियल चार्ज की वजह से जो नियर बाई जो बॉन्ड है उसके अंदर भी पोलराइजेशन की कैपेसिटी आ जाती है, जिसे कि इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। और मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताए हैं कि कौन कौन से ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, जिसकी वजह से कार्बन श्रृंखला में पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जोड़ेगा, और कौन से इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव अर्थात इलेक्ट्रॉन देंगे जिसकी वजह से कार्बन श्रृंखला में नेगेटिव चार्ज जोड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी के इफेक्ट जो है अपन कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।